लोकसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। इस बीच लोकसभा स्पीकर के नाम पर सहमति नहीं बनी। एनडीए की ओर से ओम बिरला दोबारा स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे। ओम बिरला ने नामांकन भर दिया है। ओम बिरला के सामने विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश होंगे। इससे पहले खबर आई थी कि स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम पर विपक्ष ने सहमति दे दी है। ये तब हुआ जब स्पीकर के नाम पर सहमति के लिए एनडीए की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमान संभाली। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से बात की, जिसके बाद विपक्ष ने शर्त के साथ स्पीकर पद के लिए सहमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राजनाथ सिंह से नियम के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की शर्त रखी, लेकिन अब खबर आ रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने से एनडीए ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। के सुरेश ने भी स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। देखिए, एक दिन पहले संसद सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन कई नए सांसदों को शपथ दिलाई गई और आज भी बाकी बचे सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान सांसदों के अलग अलग अंदाज देखे गए हैं। देखिए आप भी। अहम बांसुरी स्वराजः यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहम भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि। शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। भारतीय सेना को मिलने जा रही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की ताकत की अब बात करेंगे। अमेरिका की यह मिसाइल युद्ध के मैदान में टैंकों के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार है। इसे एक जवान अपने कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका इस मिसाइल का निर्माण भारत में ही करना चाहता है। अचूक निशाना, घातक वार और पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक नेस्तनाबूद। युद्ध के मैदान का ये वो हथियार है जो किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी का काल बन जाता है। ये है अमेरिका की एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन और आने वाले वक्त में ये मिसाइल भारतीय सेना की नई ताकत बनने जा रही है। भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका ने जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत में ही बनाने की पेशकश की है। दोनों देश मिलकर भारत में ही इस मिसाइल के उत्पादन पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच इस मसले पर हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। अमेरिका ने कहा है कि वो किसी भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर भारत में ही मिसाइलों और लॉन्चरों के उत्पादन के लिए तैयार है। पिछले कुछ बरसों में चीन और पाकिस्तान सीमा पर बढ़े तनाव के दौरान सेना को एंटी टैंक मिसाइलों की जरूरत महसूस हुई थी। फिलहाल इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने इजरायल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का रक्षा सौदा किया था। डीआरडीओ भी स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ मिलकर तेजी से काम कर रहा है। स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइलों का कुछ महीने पहले सफल परीक्षण भी हो चुका है। इसके उत्पादन में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है, लिहाजा सेना अमेरिका के साथ जेवलिन मिसाइल के उत्पादन पर चर्चा कर रही है। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल
ऐसी मिसाइल है जिसे सेना का एक जवान कंधे पर रखकर दाग सकता है। इसे बड़ी आसानी से सैनिक पहाड़ी इलाकों में ले जा सकते हैं। ये मिसाइल टैंक के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियों और बंकरों को भी तबाह कर सकती है। जेवलिन मिसाइल की लंबाई 108.1 सेंटीमीटर है। इसका वजन करीब 22.3 किलोग्राम है। ये डे और नाइट विजन से लैस मिसाइल है। ये मिसाइल 2.5 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। जेवलिन मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है और ये फायर एंड फॉरगेट हथियार के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। एक बार टारगेट को लॉक करके फायर करने के बाद ये मिसाइल सेल्फ गाइडेड मोड में आ जाती है। टारगेट ने अगर अपना रास्ता बदल लिया तो ये मिसाइल भी रास्ता बदलकर उसका पीछा करती है। इसके बाद ये मिसाइल टारगेट को नष्ट करने के बाद ही दम लेती है। अमेरिकी सेना 1996 से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका के साथ जेवलिन मिसाइल की डील दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी की नई इबारत लिखेगी। चीन और पाकिस्तान सीमा पर यह मिसाइल भारतीय सेना का सुरक्षा चक्र मजबूत करने में बेहद अहम किरदार निभाएगी। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी सोमवार को काशी पहुंची, जहां उन्होंने अपने अंदाज और सादगी से काशी वासियों का दिल जीत लिया। नीता अंबानी अपने बेटे अनंत की शादी का कार्ड बाबा विश्वनाथ के चरणों में अर्पित कर उन्हें निमंत्रण देने पहुंची थी। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद नीता अंबानी ने काशी की गलियों का रुख किया और एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर उन्होंने जिस सादगी के साथ जायकेदार चाट का लुत्फ उठाया, उसने काशी के लोगों को उनका मुरीद बना दिया। काशी की गलियों में स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ, मशहूर चाट भंडार पर चाट का जायका। मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी की पत्नी सोमवार को जब काशी पहुंची तो काशी वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरबों की मालकिन ने जब काशी के मामूली रेस्टोरेंट में चटकारे लेकर चाट खाई तो उनकी सादगी देख काशीवासी गदगद हो उठे। नीता अंबानी अपने बेटे अनंत की शादी का निमंत्रण कार्ड बाबा विश्वनाथ के चरणों में अर्पित करने आई थी। लिहाजा सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और बाबा के चरणों में शादी का कार्ड अर्पित कर उन्हें शादी का निमंत्रण दिया। अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है। नीता अंबानी 10 साल के बाद काशी आईं। 10 साल पहले वो अपने जन्मदिन पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आई थी। जाहिर है इस लंबे अरसे में काशी में काफी कुछ बदल गया है। काशी में विकास की बही इस बयार को नीता अंबानी ने भी महसूस किया। यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है और जो सोलर एनर्जी है यहाँ और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर नीता अंबानी काशी की गलियों में जायके का लुत्फ उठाने पहुंची। एक छोटे से रेस्टोरेंट में नीता अंबानी काशी की चाट का मजा लेती नजर आई। नीता अंबानी को चाट इतनी पसंद आई कि उन्होंने दुकानदार से इसकी रेसिपी भी पूछी। इस दौरान उन्हें कैमरों में कैद करने की होड़ मची रही। नीता अंबानी के साथ सेल्फी लेने की फैंस में होड़ मची रही और नीता अंबानी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। चाट खाने के बाद काशी में रिलायंस कारीगरों से नीता अंबानी मिलने पहुंची। इस दौरान काशी की दुकानों में बैठकर उन्होंने कारीगरों से बातचीत भी की। काशी वासियों के स्नेह से नीता अंबानी अभिभूत नजर आईं। अनंत और राधिका की शादी के बाद नीता अंबानी ने उनके साथ काशी आने के लिए काशी वासियों से करार भी कर डाला। मेरे बच्चे अनंत और राधिका के साथ मैं जरूर से आऊंगी यहाँ, एक बार शादी हो जाए उसके बाद। और बस मुझे तो ये माँ गंगा और भोलेनाथ बाबा अपने बच्चों पर और सभी भारतीयों पर
उनका आशीर्वाद सदा रहे। और हर हर महादेव। शाम के वक्त नीता अंबानी दशाश्वमेध घाट भी पहुंची और गंगा आरती में शामिल हुईं और पूरे भक्ति भाव से मां गंगा की आराधना की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों से जारी हैं, क्योंकि अब से सिर्फ 3 दिन बाद 29 जून से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। जम्मू में यात्रियों के लिए कैंप लगा दिए गए हैं। लंगर पार्टियां कश्मीर की तरफ रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बम 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 जय बाबा वीर बजरंगी। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू में स्थित यात्री निवास के बाहर और यहाँ पर जो लंगर समितियां हैं देश भर से उनका आना शुरू हो चुका है, क्योंकि श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं, कई स्वयंसेवी संस्थाएं जो है मंदिर समितियां हैं, उनके लिए लंगर की व्यवस्था करती हैं। तो यहाँ पर कानपुर से एक टीम आई है जिन्होंने यहाँ पर लंगर की व्यवस्था करनी है और यहाँ पर ये अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं और देखिए किस प्रकार से श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। बम बम भोले का जय घोष हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है और जब तक ये यात्रा चलेगी यानी कि 19 अगस्त तक यहाँ पर लंगर की व्यवस्था रहेगी यात्री निवास के बाहर यहाँ जम्मू शहर में। तो इसी प्रकार की जो लंगर समितियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में लंगर की व्यवस्था रखेंगी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, पहलगाम में, बालटल में। तो ये वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि जो देश भर से जो लंगर समितियां हैं, मंदिर समितियां हैं, वो आती हैं और लंगर की व्यवस्था रखती है श्रद्धालुओं के लिए। और यहाँ पर जोश जो है देखते ही बनता है। यहाँ पर उत्साह देखिए इन लंगर समिति के सदस्यों में के लिए। और अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पर ये जो है यात्री निवास भवन है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यात्री निवास भवन है और साथ ही में देखिए सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हैं। 360 डिग्री व्यू ये पूरी तरह से दिखाते हैं, यानी कि चप्पे चप्पे पर क्या हरकत हो रही है उसकी जो है लगातार 24 घंटे यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है। साथ ही में अगर हम देखें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी इस बार ये यात्रा जो है काफी संवेदनशील होने जा रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में यहाँ जम्मू संभाग में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। इसको लेकर कई बैठकें हुई हैं। जो आला अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के, भारतीय सेना के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो यहाँ पर कई बार बैठकें कर चुके हैं और रणनीति बनाई जा रही है कि किस प्रकार से जो अमरनाथ यात्रा है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो, यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो अपने काले मंसूबों में कामयाब ना हो, इसके लिए पूरी तरह से प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। अगर हम देखें ये जो यात्री निवास भवन है, यहाँ पर इसके ठीक बाहर अगर हम देखें, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा, सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात होंगे और उनके भी रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देखिए जो टेंट लगे हैं, इन्हीं टेंटों में जो है सुरक्षा बल भारी संख्या में रहेंगे और ताकि यहाँ पर सुरक्षा जो है चाक चौबंद हो। कश्मीर प्रशासन जो है उनकी अलग अलग एजेंसियां कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही हैं और प्राथमिकता यही है कि इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो अच्छे से हो। इस वर्ष जो ये यात्रा है 52 दिन तक चलने वाली है। 29 जून से शुरू होगी, पहला जत्था जम्मू से 28 जून को रवाना होगा और 19 अगस्त को यानी कि रक्षाबंधन को श्रावण पूर्णिमा के दिन ये यात्रा पूरी होगी। 52 दिन तक ये यात्रा इस वर्ष होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू GNT। और चलिए खबरों के रुख को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, अच्छी खबरों की बात कर लेते हैं। मौसम के नाम पर क्या याद आता है? आपका गाना मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। लेकिन जिस चीज का इंतजार है वो भी नहीं हो रही है, क्योंकि हालांकि कल आपको बता दें थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन उस बारिश से राहत तो अभी नहीं मिली। हाँ, बल्कि गर्मी बढ़ गई है। गर्मी बढ़ रही है। हाँ, मतलब टेम्परेचर कम है लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि गर्मी कितनी ज्यादा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इंतजार अब कुछ ही दिन का बचा हुआ है। मानसून तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक दस्तक दे चुका है, यानी जल्दी उत्तर प्रदेश दिल्ली में मानसून की एंट्री हो जाएगी। उधर पहाड़ों की रानी शिमला में मानसून से पहले ही मौसम खुशनुमा बना हुआ है। वहां बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। शिमला घूमने पहुंचे सैलानियों को ये मौसम बेहद रास आ रहा है। मॉल रोड और रिज मैदान पर बड़ी संख्या में पर्यटक मौसम का मजा लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला की बात कर ली है, दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में भी बादल छाए हैं। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लंबे वक्त के बाद लोग खुलकर अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। बताया गया है कि दिल्ली में इस पूरे हफ्ते इसी तरह मौसम खुशनुमा बना रहेगा।
27 जून यानी गुरुवार को मानसून दिल्ली में दाखिल हो जाएगा और मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह छा चुका है। भोपाल और ग्वालियर समेत ज्यादातर शहरों में झमाझम बारिश हो ही रही है। दिल्ली हो या गुरुग्राम, नोएडा हो या देहरादून, प्री मानसून की फुहारों ने मौसम को सुहाना कर दिया है। खासकर दिल्ली एनसीआर के कुछ शहरों में बीते 3 दिनों से आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। मौसम विभाग ने अपने अनुमान में बताया है कि आज से लेकर 29 जून तक दिल्ली में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। गुरुग्राम हो या अलीगढ़, अंबाला हो या ग्वालियर, दिल्ली और आसपास के इलाके में बारिश की बूंदें राहत लेकर आई हैं। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी बारिश से राहत मिलती दिख रही है। बिहार की राजधानी पटना हो या मोक्ष नगरी काशी या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आसमान से गिरती फुहारें सुकून लेकर आई हैं। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले तक दिन ही नहीं रातें भी गर्मी की तपन से झुलस रही थी। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले 3 से 4 दिनों में इन राज्यों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। झारखंड और वेस्ट बंगाल और कुछ जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, स्पेसिफिकली आप दिल्ली के लिए पूछ रहे थे, उसके लिए तो अभी समय है, लेकिन बाकी से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले 3-4 दिनों में आने का अनुमान है। जो भी बारिशें आज जैसे जो एक्टिविटी होगी और जो आगामी जैसे 28 तारीख शुरू होगी, वो हालांकि पूरी प्री मानसून एक्टिविटी है। और अगर मानसून की बात करें, देखिए आगामी जो 3 से 4 दिनों में जो मानसून है वो हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की मतलब परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगामी 3 से 4 दिनों में अभी जो हमारे जो स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, उसके बाद जैसी एक्टिविटी पिकअप करेगी तो संभावना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे सकता है। मानसून की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 जून से 5 जुलाई तक मानसून मध्य प्रदेश और गुजरात के बाकी हिस्सों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी कवर कर लेगा। अभी तक मानसून आपका गुजरात, पूरा सेंट्रल इंडिया जो ये पूरा कवर कर चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, देन आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये कवर कर चुका है। ये हिस्से बचे हैं और अभी आने वाले दिनों में जो हमारा अनुमान ये है कि मानसून आने वाले 2-3 दिनों में गुजरात के कुछ हिस्से कवर करेगा। फिलहाल मानसून दक्षिणी गुजरात में जमकर बरस रहा है। हालांकि जिन राज्यों में मानसून पहुंच चुका है वहां खूब बारिश देखने को मिल रही है, चाहे देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात हों या फिर पूर्वोत्तर के राज्य, जहां बीते कई दिनों से जारी भारी बारिश का दौर थम नहीं रहा है। हालात ये है कि पूर्वोत्तर के कई राज्य इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम और सिक्किम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ देखी जा रही है। दिल्ली से अनमोल पाली, गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम की मेहरबानी से पहाड़ भी गुलजार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। लोग छुट्टियां मनाने एक बार फिर से पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर हुई बारिश की सौगात ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया है। पहाड़ों पर वैकेशन मनाने पहुंच रहे सैलानियों की तो जैसे मुराद ही पूरी हो गई है। कई राज्यों में समर वेकेशन चल रहा है। ऐसे में परिवार के साथ लोग शिमला पहुंच रहे हैं, जिससे शिमला में अच्छी खासी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं और वो शिमला में इस ताजा मौसम को लेकर बेहद खुश दिखाई पड़ रहे हैं। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। जैसे J&K में इतनी ज्यादा गर्मी है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे इतना ठंडा मौसम है। हम 5 दिन से यहाँ पे आए हैं और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे हमारे इतना एंजॉय कर रहे हैं। मौसम इतना अच्छा है,
2 मिनट में थोड़ी सी धूप आती है, मौसम इतना अच्छा है, हम मतलब शॉल स्वेटर के साथ ही मतलब यहाँ पे घूम रहे हैं और हमने बहुत 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 इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, यहाँ के मौसम इतना अच्छा है, इतना क्लियर है, रिफ्रेशिंग मौसम है, मस्ट विजिट है। मई में जहां 74 लाख सैलानी हिमाचल पहुंचे, तो सिर्फ शिमला में 10 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। शिमला में बारिश के दौर ने मौसम को और सुहाना बना दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी हिमाचल में मौसम की ये दरियादिली यूं ही जारी रहेगी। 27 तारीख से जो ये रेनफॉल एक्टिविटी है ये प्रदेश में ग्रेजुअली पिकअप करेगी और इसके चलते 28 तारीख को प्रदेश के जो प्लेन के क्षेत्र है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इनमें हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और ये जो स्पेल है जो फिर 28 तारीख को जो मतलब पिकअप करेगा, ये 28, 29, 30 तारीख तक जैसे ग्रेजुअली पिकअप करने के बाद पूरे प्रदेश में ही मतलब अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सामान्य तौर पर हिमाचल प्रदेश में मानसून 22 से 25 जून तक पहुंचता है। हालांकि इस बार मानसून थोड़ा लेट है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ ने वो कमी पूरी कर दी है और अभी 27 जून तक हल्की से मध्यम बारिश हिमाचल प्रदेश को भिगोता रहेगा। उसके बाद 28 जून से प्री मानसून की बारिश से मौसम और सुहाना होने का अनुमान है। फिर यहाँ मानसून की एंट्री होगी। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक कर लेते हैं गोवा का, जहां लोग एक बेहद खास उत्सव के गवाह बने। इस फेस्टिवल के दौरान लोग पानी की बौछारों के बीच में म्यूजिक पर झूमते हुए नजर आए हैं। बहुत से लोग अपने सर पर फूलों और फलों से सजे कोपिल पहने हुए दिखाई दिए। गोवा में होने वाले समारोह में सभी समुदाय के लोग एक साथ नजर आते हैं। सिंधु नदी के किनारे सिंधु दर्शन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव के जरिए लेह लद्दाख की संस्कृति और परंपरा से दुनिया को परिचित कराने के साथ साथ संजोने के लक्ष्य लेकर इस आयोजन की शुरुआत हुई। सोमवार को शुरू हुए सिंधु दर्शन यात्रा महोत्सव में देशभक्ति के रंग भी देखने को मिले। लेह लद्दाख में सिंधु दर्शन उत्सव यहाँ की सभ्यता का प्रतीक है। 1996 से इस उत्सव का शुभारंभ भी इसी मकसद से किया गया था, ताकि यहाँ के पर्यावरण के साथ संस्कृति और परंपरा को संयोजा जा सके। सिंधु दर्शन महोत्सव की शुरुआत भी सिंधु नदी की पूजा से हुई। उसके बाद यहाँ की फिजाओं में देशभक्ति के अनोखे रंग देखने को मिले। तीन दिन तक चलने वाले सिंधु दर्शन फेस्टिवल में देश भर से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस सिंधु दर्शन की शुरुआत दरअसल 1996 में तब के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने की थी और तब से अब तक सिंधु दर्शन अब पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच में काफी लोकप्रिय हो रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का प्रतीक माने जाने वाले सिंधु दर्शन महोत्सव को सिंधु नदी के किनारे मनाया जाता है। यहाँ से प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। इस क्षेत्र में भगवान झूलेलाल के पुनर्जन्म के निवास के रूप में पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन वेदों की कल्पना और लेखन यहीं किया गया था। बाद में ये बौद्ध मठों का केंद्र भी बन गया। सिंधु दर्शन महोत्सव की शुरुआत के कई मायने हैं, जैसे लेह लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देना, लेह होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत करना और भगवान बुद्ध की विशाल मंदिर का निर्माण। लेकिन सिंधु दर्शन यात्रा पूरे देश में इतना चर्चित हो चुका है कि अलग अलग जगहों से इस यात्रा में शामिल होने के लिए पर्यटक पहुंचने लगे हैं और यहाँ का माहौल पूरी तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली जो हिली एरिया में लोगों की किस तरह की लाइफ स्टाइल होती है, वो देखने का मौका मिला और उनके कल्चर से रूबरू होने का मौका मिला। जून महीने की पूर्णिमा से इस महोत्सव की शुरुआत होती है, जो 3 दिनों तक चलती है।
इस दौरान लोक कलाकार कई तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करते हैं। तिरंगे की छाव में ये उत्सव अलग तरह की पहचान के लिए भी जाना जाता है। श्रीनगर से अशोवानी और लेह से बलवंत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये एक ही आवाज आती है जब हमारे इंडिया की बात आती है, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, हो इंडिया जीत गया। उस महाजीत की बात कर लेते हैं जिसने हिंदुस्तान के विश्व विजेता बनने की उम्मीदों को बढ़ा दिया। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इस जीत के हीरो रहे टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा, जिन्होंने बेहद सधे हुए अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। रोहित ने 41 गेंदों पर 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 92 रन बनाए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने उस हार का बदला भी ले लिया जो 2023 वनडे विश्व कप में उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली थी। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 205 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी कोशिश करने के बाद भी 7 विकेट खोकर 181 रन ही बना सकी। अब सेमीफाइनल की बारी है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना होगा इंग्लैंड के साथ। टीम इंडिया अभी तक टूर्नामेंट में अजय बनी हुई है। T20 के दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में न सिर्फ अपनी जगह पक्की कर ली बल्कि इतिहास रच दिया। अफगानिस्तान की टीम 2010 से T20 वर्ल्ड कप खेल रही है, लेकिन पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहली बार जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल में अब अफगानिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। यह मैच 27 जून को खेला जाएगा। अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने पर दिल्ली में रहने वाले अफगान लोग बेहद खुश हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छे खेले, बहुत प्राउड लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा टीम तो खुशी है कि जीत गए और सब बंदों की खुशी है। अफगानिस्तान में जो पूरी दुनिया पे है वो बंदा सब खुश होता कि मेरी टीम जीत गए। मैं इसे अपना सब देशवासियों के सब अफगानिस्तान वालों को मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। हम बहुत खुश हैं। देखिए, परंपरागत खेती के दिन अब लग गए। अब खेती के लिए मजदूर तक मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक उस मुश्किल को आसान बना रही है। महाराष्ट्र के अकोला में एक ऐसी ही तकनीक से एक किसान परिवार ने खेती शुरू की है। खेती का ये हाईटेक अंदाज क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिना ड्राइवर के ही खेत में ट्रैक्टर दौड़ा चला जा रहा है। ये ना तो कोई जादू है और ना ही भ्रम, बल्कि ये है खेती का नया और हाईटेक अंदाज। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां नई तकनीक के जरिए बुआई की जा रही है। राजू वरोकर परिवार ने जीपीएस कनेक्टर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर से अपने खेत में सोयाबीन की बुआई की। जर्मन जीपीएस ऑटो पायलट स्विंग सिस्टम से महाराष्ट्र में पहली बार खेती किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस तकनीक में रियल टाइम किनेमेटिक्स यानी आरटी के उपकरण लगाया गया है। इस डिवाइस को खेत में एक तरफ रखना होता है और उसे जीपीएस कनेक्टर के जरिए ट्रैक्टर से जोड़ा जाता है। सिस्टम जीपीएस पे ऑपरेट होती है, इसको आरटीके बोला जाता है। ये सैटेलाइट जो है कोऑर्डिनेट्स, अपने कोऑर्डिनेट भेजता है अपने ट्रैक्टर को, और ट्रैक्टर यही कोऑर्डिनेट्स एक्सेप्ट करके उसी कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करता है। इसके लिए अपने खेत को एक बार बाउंड्री लेनी पड़ती है। बाउंड्री लेने के बाद जब भी आपका ट्रैक्टर बाउंड्री के नज़दीक जाता है तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता है कि 10 मीटर या 5 मीटर आपका ट्रैक्टर जो है बाउंड्री के नज़दीक पहुँच चुका है। अभी आपको जो है उसको मैनुअल मोड में लेना है, और जैसे ही अपन उसको ऑटो मोड में डालते हैं तो सभी जो कोऑर्डिनेट्स एक जीपीएस दूसरे जीपीएस को भेजता है, उसी के भरोसे सब कुछ काम होता है। जर्मनी में बने इस डिवाइस के लिए किसानों को 4.5 से 5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। ये तकनीक खेती के लिए मजदूरों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए भी कारगर साबित हो रही है। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल गर्मी की तपिश लोगों ने महसूस की है। इसके बाद लोगों को पेड़ पौधे उगाने का खूब ख्याल आ रहा है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले एक इंजीनियर ने पिछले साल ही दुनिया की आबादी के बराबर पौधे लगाने का संकल्प लिया। पूरा मामला जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। पेड़ है तो जीवन है, इस समझ के साथ यहाँ पौधरोपण हो रहा है ताकि भविष्य में साफ हवा में सांस लेना संभव हो।
इस साल की भीषण गर्मी ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि अगर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होता रहा तो आने वाले समय में 50 डिग्री ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा तपिश का सामना करना पड़ सकता है। तैतीस साल के आनंद गोयल को हालांकि ये बात पहले ही समझ आ गई थी, लिहाजा उन्होंने पौधे लगाने के लिए एक मुहिम शुरू की। इनका लक्ष्य पूरी दुनिया की आबादी के बराबर 800 करोड़ पौधे लगाने की है। अगर हम डेटा की बात करें 2022 में टेक्नोलॉजी जो हम सब मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर्स के सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसके कारण सिर्फ 2022 में 6 मिलियन मैट्रिक टन का कार्बन उत्सर्जन हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। सो हमने और मेरी टीम ने प्लान किया कि हमें इस अर्थ के लिए टेक्नोलॉजी से ही रिवर्स बैक कुछ करना चाहिए। सो वी केम विद अ मिशन टेक फॉर अर्थ। उसके तहत ही हमने ट्रीवर्ड्स फाउंडेशन की शुरुआत करी और 800 करोड़ पेड़ लगाने का प्लेज लिया। आनंद गोयल पेशे से एक इंजीनियर हैं। इनमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का जुनून ऐसा था कि इन्होंने 10वीं क्लास में ही अपनी एक आईटी कंपनी की शुरुआत कर दी थी। आज उस आईटी कंपनी को शुरू हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है। भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका के कई देशों में भी आनंद की कंपनी है, लेकिन फिलहाल इनका फोकस पूरी दुनिया में 800 करोड़ पौधे लगाने का है। दरअसल पिछले साल हाईवे पर परिवार के साथ सफर करने के दौरान आनंद मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे। उसी दौरान सोशल मीडिया में उनकी नजर एक डेटा पर पड़ी, जिसमें उन्हें पता चला कि ये जिस इंडस्ट्री में पिछले 17 साल से काम कर रहे हैं वो आईटी इंडस्ट्री पर्यावरण के लिए कितना घातक है। उस आंकड़े ने आनंद को अपनी 3 साल की बेटी के भविष्य को लेकर चिंता में डाल दिया। लिहाजा उन्होंने ठान लिया कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे। रिसर्च किया, मैंने देखा तो मैंने समझा कि हम क्लाइमेट को इतनी तेजी से तबाह कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे बच्चों के लिए सर्वाइवल नहीं होगा। मतलब जिस तरीके से अगर क्लाइमेट चेंजेस पे अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो मेरी जो बेटियां है वही बड़े होकर उनको मास्क लगा के रोड पे घूमना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ पे, क्योंकि हमारे पास शुद्ध हवा ही नहीं होगी। टेक्नोलॉजी ने और बाकी हमारी लग्जरियों ने क्लाइमेट को बहुत नुकसान किया। तब मुझे समझ में आया और एक बहुत तगड़ा गिल्ट फील हुआ कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आनंद ने अपनी बेटी के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर अक्टूबर 2023 में ट्रीवर्ड्स नाम से एक ऐप का निर्माण किया और इसके जरिए अब तक 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। आनंद को उम्मीद है कि 15 साल में 800 करोड़ पौधे लगाने का उनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ट्रीवर्ड्स ऐप के जरिए आप भी अपने नाम से पौधा लगवा सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। बस आप जो भी शॉपिंग करते हैं वो ट्रीवर्ड्स ऐप के जरिए कीजिए। इस ऐप के अंदर सभी बड़े बड़े शॉपिंग प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आप ट्रीवर्ड्स ऐप के जरिए किसी भी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करेंगे तो उसके आधार पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट जैसे ही 1000 होगा आपके नाम से आम या जामुन का एक पौधा लगा दिया जाएगा। इसके बाद आपको उस पौधे की तस्वीर कि वो लगाया गया है उसकी जीपीएस लोकेशन मिल जाएगी, जिसके जरिए आप उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। सिर्फ आप आराम से अपने काउच पर बैठकर शॉपिंग करिए, आपके नाम का एक पेड़ लग जाएगा और ना सिर्फ लगेगा बल्कि आप उस अपने पेड़ को ट्रैक भी कर पाएंगे कि उसकी हालत कैसी है, वो कैसे सरवाइव कर पा रहा है, जिंदा है या फिर नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एप्लीकेशन आपको एक मौका देती है कि आप अपने बच्चों का आने वाला कल थोड़ा बेहतर कर सकें एनवायरनमेंट के लिहाज से। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। खुद के सपने अगर पूरे नहीं हो पाए तो क्या हम किसी और के जरिए उस सपने को पूरा कर सकते हैं। ऐसा ही करके दिखाया है हरियाणा के गोहाना के रहने वाले सोमवीर ने। आज उनसे ट्रेनिंग लेकर कई नेशनल इंटरनेशनल एथलीट तैयार हो रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने इससे अपनी कमाई का जरिया बिल्कुल भी नहीं बनाया है। ट्रैक पर पसीना बहाते इन खिलाड़ियों में से कोई नेशनल तो कोई इंटरनेशनल लेवल गेम्स मेडल जीतकर अपने गांव, शहर, जिले, राज्य और देश का नाम रोशन करते हैं। खिलाड़ी तो ट्रेनिंग में पसीना बहाते ही हैं, लेकिन इनकी कामयाबी के पीछे छिपा होता है उस गुरु यानी कोच की मेहनत, जो इनकी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। हरियाणा के गोहाना के रहने वाले सोमवीर ऐसे ही कोच हैं जो 2009 से एथलीट तैयार कर रहे हैं, वो भी बिना कोई फीस लिए। तो मैं जब खुद प्रैक्टिस करता था तो मैं कोच नहीं, हमारे पास कोच नहीं थे यहाँ पे और ना ही मतलब कोई सुविधाएं थी। तो हम प्रैक्टिस करने के लिए रोहतक गए। मेरे जो कोच हैं रमेश कोच साहब हैं, उन्होंने कभी मेरे से फीस नहीं ली। तो मैं उनको ही देख के आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं भी किसी बच्चे से फीस ना लूं। हम भी उस टाइम बेरोजगार थे तो ये बच्चे भी आज बेरोजगार हैं।
ये भी मतलब ये भावना लेके आते हैं कि हम जाएं गोवाना में और कामयाबी हासिल करें। सोमवीर खुद एथलीट रहे हैं। 2009 में चेन्नई में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट गेम्स में 100 मीटर रिले में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन घुटनों में इंजरी के चलते ये आगे का अपना सफर जारी नहीं रख सके। लेकिन खेल से जुड़ाव के चलते सोमवीर ने बच्चों के जरिए अपने सपने को पूरा करने की ठानी। मैं किसान हूँ और अपना भैंस का काम करता हूँ, और ये मेरा ये लगा लो कि वो पार्ट टाइम और ये मेरा मेन काम है। किसी से कोई फीस नहीं लेता सर, किसी भी प्रकार की इनसे कोई वो नहीं लेता हूँ। बाकी मुझे गिफ्ट में मेडल दे देते हैं, मुझे वही खुशी है, वही मेरा पैसा, वही मेरा धन है। आज की तारीख में सोमवीर करीब 110 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें करीब 8 राज्यों के खिलाड़ी शामिल हैं। इधर रह रही हूँ, 1.5 साल हो गए। 100 मीटर इवेंट है मेरा। अभी जूनियर में 1 साल पहले सिल्वर मेडल लिया था मैंने। मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कम से कम 7 महीने हो गए। रिजल्ट वगैरह बहुत अच्छा है, पहले तो उतना नहीं था। यहाँ आने के बाद डेली हर महीना अपडेट होते ही जा रहा हूँ। 2018 से इसी जगह से स्टार्ट किया था और आज इसी जगह है। आज के टाइम में इंटरनेशनल और नेशनल 4 मेडल्स हैं और यूनिवर्सिटी 2 मेडल्स हैं मेरे पास। बिना किसी स्वार्थ के ये 5 से 6 घंटे तक इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, और उनके ट्रेन किए गए बच्चे जब मेडल जीत कर लाते हैं तो वही इनकी फीस होती है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। इसी सिलसिले में पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलौर सीट के लिए चुनाव प्रचार पर निकले। इस दौरान उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। आप भी देखिए उनका ये अंदाज। ये राजनीति है जनाब। चुनावी विसात पर शहमात के इस खेल में बहुत कुछ करना पड़ता है। अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ही देख लीजिए। कभी सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं तो कभी टिक्की चाट बनाते। हरीश रावत कभी घिया तौल रहे हैं तो कभी सीताफल दिखाकर उसे खरीदने के लिए ग्राहक को बुला रहे हैं। ग्राहक भी देखकर समझ ही सकते हैं कि कौन है। अब जरा इस नजारे को देखिए। यहाँ हरीश रावत न सिर्फ टिक्की तल रहे हैं बल्कि चाट बनाकर बेच भी रहे हैं। लेकिन यहाँ भी ग्राहक वही है जो सब्जी खरीदने के दौरान नजर आए थे। ये तस्वीरें इस राज से पर्दा उठा देंगी कि आखिर रावत क्यों सब्जी और चाट बेचने लगे। देख रहे हैं ना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। यानी मामला वोट का है। हरिद्वार की मैंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और रावत को कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में ये सब करना पड़ रहा है। बहुत उत्साहपूर्ण माहौल है और ऐसा माहौल है, ये माहौल मेरी ऊपर वाले से इल्तिजा है, भगवान से प्रार्थना है कि ये माहौल चुनाव तक बना रहे। बहुत शानदार जीत होगी कांग्रेस की, बहुत शानदार। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। मंगलौर सीट पर विधायक के निधन से तो बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक के इस्तीफा के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को घोषित होंगे। रुड़की से चांदनी कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने आदर्श को पाने के लिए सैकड़ों बार असफल होने पर भी आगे बढ़ो। और चलिए खबरों के इस लंच टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके खास कार्यक्रम में, लेकिन तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।